हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्चुअली होती क्या है? कुछ ऐसे फैक्टर्स उसकी प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए होते हैं जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को थोड़ा सा ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास गर्भवती महिला आती है तो हम उसको प्रॉपर्ली चेकअप करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर ऐसा खतरनाक बीमारी है अगर प्रेगनेंसी में होती है जो माँ और बच्चे को बहुत दुष्प्रभाव डाल सकता है। आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अभी वुमेन्स जो फीमेल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब्स में समय बढ़ा हुआ है, तो ये कंडीशंस जैसे ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट, ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए? तीनों ही चीजें जो आपने बोली, तीनों ही कुछ हद तक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कंट्रीब्यूट करती हैं। नई शादी हुई है, उसके बाद वो कंसेप्शन का प्लान कर रहे हैं और उसको पहले से ही पता है कि मेरी ग्रैंडमदर या मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उस केस में उसको कितना अलर्ट रहना चाहिए? सपोज रिकरेंट मिसकैरेज है, अगर वो किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से है तो डेफिनेटली ये दोबारा भी हो सकता है। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड माँ का सफ़र, जहाँ हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को एक सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए। ये जो शब्द है माँ, एक ही बड़ा इमोशनल शब्द है, इसमें पूरी दुनिया समाई है। हर स्पीसीज का जो शुरुआत है वो एक माँ के गर्भ से होती है। जो प्रेगनेंसी का सफ़र है वो बहुत ही उत्सुकता, भावुकता, खुशियाँ लेकर आता है, साथ ही लेकर आता है एक छोटा-सा डर। तो हम उस डर को समझने के लिए आज हम आए हैं मेरठ शहर में। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर अर्चना गोयल। वेलकम मैम। Ma'am have an extensive experience in OBS and gynae and delivering successful pregnancies from Siddhi Vinayak Hospital, Meerut. We have with us Dr. Aruna from LLR Medical College. She is a renowned gynecologist and a professor of gynecology in LLR Medical College. Welcome मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज का हमारा जो पहला एपिसोड है मैम, दिस इज फॉर द दैट जर्नी जो एक माँ शुरुआत करती है। तो बोलते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। बहुत सारी उत्सुकता, खुशियाँ, बहुत सारे एहसास वो लेके चलती है। बट इसी में कहीं न कहीं एक छोटा-सा डर समा जाता है कि क्या मैं एक सक्सेसफुल डिलीवरी दूँगी? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी? तो उस डर को समझने के लिए हम आज आपके साथ जुड़े हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मैम, आपसे मेरा एक सवाल है जो हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्चुअली होती क्या है? First of all, thank you so much for your kind words, and I feel truly blessed to be the part of this important podcast. और मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए यूजफुल रहेगा। अब जैसा कि आपका सवाल है प्रियांशु जी, हाई रिस्क शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। पर अगर हम किसी भी महिला के सामने जो हमारी ओपीडी में आती है हाई रिस्क शब्द का नाम लेते हैं, बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको सावधान करना चाहते हैं, डराना नहीं चाहते। अलार्म फॉर दैट। बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स उसकी प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए होते हैं जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को थोड़ा सा ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि आप डरे नहीं, बल्कि आप इस शब्द को एक चेतावनी के तौर पे लें। जैसे कि जब भी डॉक्टर आपको बुलाए एडवाइस के लिए, आप उनकी ओपीडी में जाएं, उनकी सलाह लें, रेगुलर चेकअप कराएं, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस कराएं, और लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखें। तो हाई रिस्क का मतलब मैं कहूंगी एक अलार्म क्लॉक की तरह है, जिसका काम है जगाना, डराना नहीं। ओके मैम, सो दैट मीन्स जो शब्द है ये इतना डरावना नहीं है जितना डरावना इसको समझा जाता है। तो जब बिल्कुल। पेशेंट से हम डील करते हैं आप, सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसके पर्चे पे जैसे ही लिखा होगा, तो क्या डर का माहौल उसके चेहरे पे, उसकी भावनाओं में होता है? क्योंकि शी इज गोइंग टू डिलीवर बेबी, वो माँ की फीलिंग्स, अगले 9 महीने क्या होने वाला है, कैसे उसको मैम टैकल करते हैं? बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस होता है एक प्रॉपर काउंसलिंग करना।
अगर हम हमारे शब्दों में एम्पैथी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, जो पेशेंट को समझ आएगा कि हाँ ये डॉक्टर हमारे साथ है, और हमारी जो डॉक्टर है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है, पूरी तरह से केपेबल है हमारी इस परेशानी को हैंडल करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी परेशानी पेशेंट को नहीं आती, और वो कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेगनेंसी को कैरी कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज है एक प्रॉपर केयर। तो अगर प्रॉपर केयर पेशेंट लेगा, प्रॉपर दवाइयाँ टाइम से लेगा, हर चीज समय से करेगा, तो डेफिनेटली किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन उससे नहीं होगी, और वो एक हेल्दी बच्चे को एक मदर डिलीवर कर सकती है। Now I'm coming to you, डॉक्टर अरुणा। मैम, जैसा मैम ने कहा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इट कैन बी क्योर्ड if we can have the alarm set before that pregnancy. So I want to know कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क की तरफ जाएगी, कि पेशेंट अगर उस फैक्टर्स के से गुजर रहा है तो वो पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस लेके चले। बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो डॉक्टर अर्चना ने बहुत अच्छे से बता ही दिया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, जो प्रेगनेंसी आगे जाके माँ और बच्चे में खतरा लाए, वो है। लेकिन इनको हम पता कैसे लगाएं? बहुत सी फीमेल्स में मिथ होता है, उनके घर में बड़े बूढ़े होते हैं, कह देते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, वो उनको रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल्स में जाने ही नहीं देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से बहुत सारी चीज़ों का, उनका पुरानी हिस्ट्री पता लग जाए, उनका चेकअप हो, उनके कुछ जाँचें हों, जिससे उनमें जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं वो पता लग जाते हैं। यूजुअली हम लोग सब ये डब्ल्यूएचओ ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। जब केस हमारे पास आएगा तभी तो हम इन लोग को पता लगा पाएँगे। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मरीज की पहली हिस्ट्री होती है। जैसे कभी-कभी किसी मरीज में, कोई हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडी आई है, उसमें पहले से ही उनको रिकरेंट मिसकैरेजेज़ हुए, पहले ही बच्चा टाइम से पहले, जिसको हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं अपनी भाषा में, वो है, या उनकी पहले कोई सर्जरी हुई जिसमें पहला सिज़ेरियन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के पॉइंट्स और एज ज़्यादा होना, ये फैक्टर्स हमें पहले ही पता लग जाते हैं। तो ये आगे जाके खतरा कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, जब हमारे पास गर्भवती महिला आती है, तो हम उसको प्रॉपर्ली चेकअप करते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर ऐसा खतरनाक बीमारी है, अगर प्रेगनेंसी में होती है, जो माँ और बच्चे को बहुत दुष्प्रभाव डाल सकता है। तो इसका हम लोग रेगुलर चेकअप करते हैं। इसी तरह से फिर हम अगर जाँचों पे आ जाएँ, तो जाँचों में हीमोग्लोबिन की जाँच है, यूरिन की जाँच है, शुगर की जाँच है, थायरॉइड की जाँच है, बहुत से इन्फेक्शन जैसे आपका एचआईवी, जो एकदम सीरियस डिज़ीज़, नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। तो इस तरह की डिज़ीज़ की जाँच रेगुलरली हम लोग करते हैं, और ये जाँच ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक बार करके हम छोड़ देते हैं। ये रेगुलर जाँचें हम रिपीटेडली कुछ-कुछ टाइम पे रिपीट करते रहते हैं। तो इससे जो भी बीमारियाँ फीमेल में इधर उस टाइम पे प्रेज़ेंट हैं या आगे होने वाली है, उनको हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो लेडी को देखने से तो लगता है कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ? तो इस तरह के हिडन रिस्क फैक्टर्स पहले से ही, अगर इन सब में लेडी रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए, स्क्रीनिंग के लिए आती रहे समय-समय पर, तो हम इन सब फैक्टर्स को, जिनको हम हिडन या साइलेंट रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सो अभी घर पे वो लोग रहते हैं, हुँ, फैमिली के बीच में है, हुँ। उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग हाँ, इज बिल्कुल। गोइंग राइट। वो सोचती हैं, उनके घरवाले भी उनको, क्योंकि हम जो एज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं बहुत से देखती हूँ, जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स है, वो आखिरी में ही आती हैं, और उस तम समय तक उनको कितनी बीमारियाँ हो चुकी होती हैं, उनको मैनेज करना भी समटाइम्स बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत दैट मीन्स कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो वो शुरू से ही अगर हमारे पास आएँ, जो कि हम इस चीज़ की लोगों को बार-बार बताते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं कि आप रेगुलर चेकअप के लिए आएँ। तो ये अगर वो करें तो शुरू में पता लग जाए, तो एट लीस्ट आखिर में आते-आते ये सब कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना प्रेगनेंसी हो जब पाएँ। कंसीव होता है, दैट मीन्स उसे डॉक्टर को कंसीव जाके इन द मिलना चाहिए, कंसीव एज़ वेल एज़ प्री कंसेप्शन भी, प्री कभी-कभी हमारे, कंसेप्शन यस, आल्सो। जैसे हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, अगर वो हमारे पास प्री कंसेप्शनली आ रहे हैं, या कुछ और फीमेल्स, हम उनसे पूछ लेते हैं कि आप क्या अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो? तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, तो उनके हम बहुत सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं कि भई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि ये बीमारी अगर प्रेगनेंसी होने पर कंट्रोल्ड है, तो प्रेगनेंसी में दुष्प्रभाव कम होंगे, उनको भी और उनके बच्चे को भी। लेकिन अगर ये डिज़ीज़ पता ही ना चले, उनको वो बता ही ना पाएँ, हम हिस्ट्री ना लें, उनसे पूछे ही ना, तो ये आगे जाके एडवांस करके माँ और बच्चे दोनों में दुष्प्रभाव डाल सकती है। और एक छोटी-सी चीज़ और ऐड करूँगी, लाइक प्री कंसेप्शनली अगर हमारे पास फीमेल्स आती हैं, एक फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है, जो बहुत सारे डिफेक्ट्स को रोक देती है, और वो प्री कंसेप्शनली लिया है तो ही उनको रोक पाती है, नहीं तो नहीं रोक पाती।
तो हम फीमेल्स को बताते हैं कि एक छोटी सी गोली तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है, तो आप इसको लेना शुरू कर दो। और बाद में आते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उनका चेकअप और टेस्टिंग्स होती रहती है। सो ये पॉसिबल है कि जो हेल्दी दिख रहा है वो भी हाई रिस्क पे हो? बिल्कुल, जो हेल्दी दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी बीमारी, शुगर कह लें, ब्लड प्रेशर कह लें, थायराइड के शुरुआत में इन बीमारियों के कुछ लक्षण होते ही नहीं है। नॉर्मली कहते हैं शरीर थोड़ा फूलने लगा, एनीमिया है, खून की कमी है, शरीर थोड़ा-थोड़ा फूलता है, तो कहते हैं ये तो प्रेगनेंसी में थोड़ा ऐसे ही शरीर बढ़ जाता है, पैर भारी होने लगते हैं। तो ये पैर भारी होना मे बी द सिग्नल ऑफ हाई बीपी और साथ ही साथ एनीमिया का या हार्ट डिजीज़ का भी सिग्नल हो सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और फीमेल्स को इस चीज़ के लिए जागृत करना है कि आप रेगुलर शुरुआत से ही आएँ, रूटीन चेकअप कराएँ, जो-जो चीज़ें आपको जैसे-जैसे फ़ॉलो करने के लिए कहें, वो सब कराते रहें, जिससे कि आप जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो पता लग जाएँ और साथ ही साथ हम उनको रोक सकें, माँ और बच्चे को सही से हम सो लोग ये ले जो हाई सकें। रिस्क प्रेगनेंसी के आपने फैक्टर्स मुझे बताए मैम, अभी आपका जो ओपीडी एक्सपीरियंस है, हुँ, बिकॉज आई वांट कि जो हमारे ऑडियंस हैं हुँ। वो ये समझें कि हमें सभी को जांच करानी है, ना कि ये कि जनरल बिल्कुल, हेल्दी दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये अगर मैं एज की बात करूं तो जो अर्ली कंसेप्शन है 20s 21st 22nd इस 25th में बोल देता हूँ, इस एज ब्रैकेट के जो महिलाएं हैं उनमें भी कई हाई रिस्क प्रेगनेंसी? उनमें भी हो सकती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। इन कंडीशंस में कितनी बारी रिपीटेड मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। समय से पहले बच्चा होना, जिसको हमारी भाषा में प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं, वो हो सकती है। और साथ ही साथ थायरॉइड, शुगर की प्रॉब्लम वैसे तो बहुत रेयर है बट हो सकती है। ब्लड प्रेशर की बीमारी भी एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, यानी कि एज कम हो तब भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो ये बीमारियाँ पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी एज कम है वो सब प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं। ओके, ओके। जी। आई विल कम टू यू फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई वांट टू नो कि अभी जैसा मैम ने बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रिकरेंट मिसकैरेज के भी पेशेंट्स हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन के भी पेशेंट्स हैं जिनको बार बार गर्भपात हो रहा है। तो जिस तरह से रिकरेंट मिसकैरेज बार बार होता है, तो अगर मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करूँ, एक पेशेंट अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है और उसे डॉक्टर सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं, तो अगली बार जब वो अपना कंसेप्शन या बेबी प्लान करेंगे तो चांसेस होते हैं कि वो दोबारा से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाएंगे? बिल्कुल, ऐसे पेशेंट्स दूसरे जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं उस तरह की सिम्पटम को डेवलप करने के लिए। जैसे सपोज़ मैं बात करूँ, सपोज़ रिकरेंट मिसकैरेज है, अगर वो किसी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ की वजह से है या फिर जैसे कुछ डिज़ीज़ होती है एप्पला डिसऑर्डर कहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये दोबारा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ की, ये दोबारा भी हो सकता है। और प्री-एक्लैम्प्शिया जो प्रेगनेंसी में महिला का जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर एक्लैम्प्शिया भी जब उसके हाई ब्लड प्रेशर के साथ महिला को दौरे भी आने लगते हैं, तो ये भी दूसरी प्रेगनेंसी में थोड़े से इसके चांसेस चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से हमेशा ही ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, तो जिसको हाई किसी रिस्क की प्रेगनेंसी डिलीवर हुई है उसको नेक्स्ट टाइम देन उनको बेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन। ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो देयर आर चांसेस कि कोई ऐसी लेडी है जिसकी मदर को, ग्रैंड मदर को सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो कितना चांसेस होता है कि अगर, बिकॉज पेशेंट को अलर्ट रहना है, अगर किसी की नई शादी हुई है उसके बाद वो कंसेप्शन का प्लान कर रहे हैं और उसको पहले से ही पता है कि मेरी ग्रैंड मदर या मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उस केस में उसको कितना अलर्ट रहना चाहिए या कितना एडवांस में डॉक्टर से बात करना? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बस मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि हाई रिस्क जो केसेस होते हैं, कई बार आनुवंशिक तो होते ही हैं, जो आपने बात की। और या तो अगर एक ही पेरेंट में या दोनों पेरेंट में कोई भी डिफेक्टिव जीन्स होती है, तो वो बच्चे में ट्रांसमिट होती है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनको हम थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। और जो अभी आपने बात की फैमिली हिस्ट्री, डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो कि फैमिलीज में रन करती हैं, जैसे ग्रैंड मदर से मदर में, मदर से डॉटर में। तो इन बीमारियों में हम बात कर सकते हैं कुछ हार्ट डिजीजेस की भी, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रॉल होना पेशेंट्स के अंदर, या कुछ कार्डियोमायोपैथीज हैं, कुछ तरह की बीमारियां हैं। और अगर हम ऑब्स्टेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो प्री एक्लैम्प्शिया, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि एक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसमें यूरिन में प्रोटीन भी पास होता है। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये भी फैमिली में रन करता है।
और मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा बच्चे गर्भ में होना। दूसरा, कुछ तरह के कैंसर्स भी होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया है और ब्रेस्ट कैंसर है, ये भी इसका भी जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। तो अगर कपल को ये पता है कि हाँ, हमारी फैमिली में इस तरह की बीमारी चली आ रही है और वो इसके लिए अवेयर है, तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। डेफिनेटली उन्हें एक जेनेटिक काउंसलर की ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए, ताकि उनके सारे जो टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, वो टाइम से हो सकें। इसी को हम बेसिकली प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। और एक डॉक्टर अरुणा ने अभी बताया था, एक फॉलिक एसिड की टैबलेट भी लेनी होती है, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है। बहुत ही सिंपल टैबलेट है, 400 माइक्रोग्राम इसकी डोज होती है। और अगर वो प्रॉपरली जेनेटिक काउंसलर की ओपिनियन ले, प्रॉपरली अपने सारे टेस्ट पहले से कराएं, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ एक अगला कदम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है। तो इसको अगर हम समझें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा कि अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो भी हाई रिस्क पे रहेंगे, बट हमेशा उनको एक प्रिकॉशनरी काउंसलिंग और प्रिकॉशनरी टेस्ट प्रेगनेंसी से पहले करना चाहिए। बिल्कुल, ये 100% श्योर नहीं है कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उनको भी एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो काउंसलर की हेल्प जरूर है। अच्छा मैम, जितना भी ये जेनेटिक फैक्टर्स का हमारा डिस्कशन हुआ है, अब अगर हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पेशेंट की बात करते हैं, तो जो आपके पास आपके पेशेंट आते हैं जो हाई रिस्क पे नहीं है, उनके कंपेयर में जो हाई रिस्क पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उनके लिए अलर्टनेस ज़्यादा, और पेशेंट और उसकी फैमिली को खुद भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती होगी। तो अगर पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, वो कौन से ऐसे मेडिकल साइंस होते हैं हाई रिस्क पेशेंट में कि जब उसको अलर्ट लगे कि अब मैं लापरवाही ना करूं, मैं आज ही या कल ही अपने डॉक्टर को दिखाऊं? बिल्कुल सही। आपको आजकल एक्चुअली गर्भवती महिला को पता ही नहीं रहता है कि उनको हॉस्पिटल जाना कब है। वैसे तो गवर्नमेंट इंडिया ने, मैंने बताया कि रेगुलर चेकअप, स्क्रीनिंग सबका एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। बट इसके अलावा भी बीच-बीच में केसेस को आना चाहिए। वो कब आना चाहिए? हम नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा। तो हर ट्राइमेस्टर की अपनी अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आ सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले ट्राइमेस्टर में लें, नॉर्मली लेडी आई आके दिखा के चलेगी, लेकिन उसको हम ये बता के भेजेंगे कि अगर उसको कभी बीच में ब्लीडिंग होने लगे, वॉमिटिंग जो कि एक नॉर्मल समस्या है प्रेगनेंसी की, लेकिन वो वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम होने लगे, जो कि यूटीआई है। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉज़ फॉर मिसकैरेजेस भी होता है, और उसको हाई ग्रेड फीवर हो। तो इस तरह की समस्याएँ अगर बीच में डेवलप होती हैं, तो उसको रादर देन कि उसको रूटीन चेकअप के शेड्यूल डेट पे जाना है, उसके पहले ही हॉस्पिटल में अपना अपॉइंटमेंट लेके दिखा लेना चाहिए। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो पहले 3 मंथ्स होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करें, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको लेके हम उनको अलर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कभी-कभी बच्चे का ना घूमना, बच्चे का कम घूमना, एकदम से शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाए कि उसकी अंगूठियाँ टाइट हो रही हैं या उसकी पाजेब टाइट हो रही हैं, पैर फूले हुए हैं, एकदम सफ़ेद दिखने लगी है, तो ये हमें बता के भेजना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप घर पे ही बैठी रहें। दूसरी, ब्लीडिंग होने लगे, ब्लीडिंग पहले ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है, अगले 3 महीने में भी ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चा ना घूमे, बिल्कुल भी ना घूमे। तो ये समस्याओं के साथ में हमें पेशेंट को अलर्ट करके भेजना होता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन जो आजकल हम लोग देखते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में जैसे हम रेफरल सेंटर में काम करते हैं, तो बहुत आते हैं हाई बीपी की समस्याएँ, जो डिटेक्ट होती हैं। लेडी को एकदम हेडेक होने लगे, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगे, और उनको एकदम से कुछ और शरीर में सूजन आने लगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी, अगेन अगर उनको ब्लीडिंग हो जाए या उनको पानी आने लगे, फ़ीवर आने लगे, तो इस तरह की समस्या को हमें हर केसेस को अलर्ट करके भेजना है कि अगर ऐसा कभी भी आपको होता है, तो आपको रूटीन चेकअप के अलावा भी अपने आप को हॉस्पिटल में लेके आना है। रूटीन में ओपीडी आए, नहीं तो इमरजेंसी में आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बच्चे में और माँ में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले से ही वो करके उनको मैनेज कर पाएँ। नहीं तो एंड में आने पर चीज़ों को मैनेज कर पाना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो हम बात कर रहे हैं मैम, मैम ने भी कुछ पॉइंट्स अभी रेज किए हैं, हाई बीपी, डायबिटीज़। तो एक बड़ा ना कॉमन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं पेशेंट्स प्रेगनेंसी में, शुगर का लेवल का बढ़ जाना। तो ये कोई जेनेटिक फैक्टर है, कोई दूसरा फैक्टर है जो पेशेंट पहले शुगर
पेशेंट नहीं भी थे, डायबिटिक पेशेंट नहीं भी थे, उनको अचानक से प्रेगनेंसी में दिखता है। तो ये ऐसा क्यों होता है और उसका जो मैनेजमेंट है दूसरे पेशेंट से कैसे डिफरेंस होता है? एक्चुअली अगर हम बात करें तो डायबिटीज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि गर्भावस्था से पहले ही पेशेंट में होता है और पेशेंट को पता भी होता है कि उसको शुगर की बीमारी है। ये एक नॉर्मल डायबिटीज की तरह है जो सब में पाई जाती है, जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है, या वो कुछ अलग से है? नहीं नहीं, अलग इसमें कुछ नहीं है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं दोबारा से, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज डेफिनेटली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें आपको पेशेंट को इंसुलिन देना ही देना ही देना है। पड़ेगा। और टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, क्योंकि अभी हम प्रेगनेंसी से ही कंसर्न है, तो प्रेगनेंसी में के दौरान जो शुगर की बीमारी डेवलप होती है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान ही पैदा होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक डायबिटोजेनिक कंडीशन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हार्मोन रिलेटेड ऑल्टरेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही पेशेंट की जो शुगर है, जो उसको कोप अप नहीं कर पाते, उनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे पीसीओडी है पेशेंट को, अगर किसी का हाई बीएमआई है, ओबेसिटी की कैटेगरी में आती है कोई पेशेंट, डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री का इसमें थोड़ा सा जेस्टेशनल डायबिटीज में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए होता है इसमें ब्लड शुगर को मैनेज करना, क्योंकि ब्लड शुगर कभी भी ज्यादा कभी भी कम हो सकता है। दूसरे नंबर पे कुछ तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान मरीज को हो सकती हैं, जैसे जो चांसेस हो मरीज को डेवलप करने के, प्री एक्लेम्शिया, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, समय से पहले प्रसव होना जिसको प्रीटर्म डिलीवरी हम लोग कहते हैं, फिर मिसकैरेजेस के रेट्स भी बढ़ जाते हैं इसके साथ, फिर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से कई बार बच्चे का वजन बहुत बढ़ जाता है, तो जिसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, सी सेक्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में जिनको पहले से ही डायबिटीज होता है, उसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, मतलब कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से कम होती है पेट में। फिर अगर हम डिलीवरी के बाद की बात करें, तो बच्चे में सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बच्चे की शुगर बहुत ही कम हो सकती है। ये डिलीवरी के बाद का ये डिलीवरी के बाद की बात है। फिर बच्चे में कुछ सांस से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। दूसरा, बच्चे को पीलिया भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को हम बेसिकली 24 घंटे तक एनआईसीयू में एक पीडियाट्रिशियन की निगरानी में एडमिट रखते हैं। तो अगर हम देखें कि शुगर को हमें कैसे कंट्रोल करना है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। पेशेंट को एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज की सलाह देना। तो अगर डाइट की बात करते हैं, तो पेशेंट का जो खाना है, हम एक सपोज एक थाली है तो उसको हम बेसिकली 3 भागों में बांट देते हैं। थाली का एक आधा हिस्सा, उसमें सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहेंगी जो बिल्कुल कलरफुल, सारी सब्जियां हैं जो आपकी, जो जिसका भी आप नाम लें सोचें वो आप ले सकते हैं। और दूसरे भाग को हम दोबारा से 2 भागों में बांट सकते हैं, 1/4 1/4। तो एक भाग में तो प्रोटीन रहता है, दूसरे भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हम पेशेंट को बताते हैं कि वो लेने चाहिए, हाई फाइबर डाइट। अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो कुछ लाइट एक्सरसाइजेस पेशेंट को जरूर करनी होती हैं डायबिटीज के साथ। इसमें पेशेंट वॉक कर सकती है, योगा कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है। तो ये सब चीजें उसके शुगर कंट्रोल में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अगर पेशेंट को हम 15 दिन तक बेसिकली फॉलो करते हैं, अगर हमें लगता है कि उसका शुगर लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही कंट्रोल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा साइन होता है। और फिर पेशेंट का जो शुगर चेकअप है वो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली करने की जरूरत नहीं होती है, फिर हम वो वीकली या हर 10 दिन में कर सकते हैं। अगर सपोज पेशेंट का ब्लड शुगर इन चीजों से कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर हम मेडिकल थेरेपी पर आते हैं। तो मेडिकल थेरेपी में सबसे पहले हम ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छी ड्रग है मेटफॉर्मिन, जो मुझे लगता है काफी लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। तो काफी मरीजों का जो शुगर लेवल है वो मेटफॉर्मिन से भी कंट्रोल हो जाता है, और जिनका नहीं होता फिर उनको हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। सो इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल, इंसुलिन प्रेगनेंसी में टोटली सेफ होता है।
और बेसिकली डायबिटीज को ट्रीट करना एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो हमारी टीम में एक ऑब्स्टिशियन तो हम होते ही हैं, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि शुगर के डॉक्टर जिन्हें हम डायबिटोलॉजिस्ट भी कहते हैं, एक डाइट स्पेशलिस्ट होता है और एक पीडियाट्रिशियन शामिल होता है। तो अगर हमें लगता है कि हमारे पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत है तो हम पेशेंट को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करते हैं। और जितना भी ये डाइटरी चेंजेस आपने बताया मैम, सो ये इजीली जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे पेशेंट मैनेज मैनेज कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल पेशेंट मैनेज कर सकता है। हम पेशेंट को एक डाइट चार्ट बनाकर देते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो पेशेंट नहीं ले सकता। नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए भी ऑप्शन होते हैं उसमें, और डेफिनेटली जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी अलग से सब चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। सो डायबिटीज़ तो एक फैक्टर हुआ मैम, डॉक्टर अरुणा। सो अभी हम बात करते हैं दूसरा रिस्क फैक्टर जो आपने बताया कि वो काफ़ी सीरियस है, हाई ब्लड प्रेशर। सो उसके बारे में जो जनरल पेशेंट्स हैं प्रेगनेंसी के और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, सो कैसे आपका जो पैटर्न होता है क्लिनिक में कि क्या पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए स्पेशली एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स? बिल्कुल सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हाई बीपी के पेशेंट, डॉक्टर अर्चना भी हाई बीपी के पेशेंट्स बहुत देखती होंगी यहाँ पर, आजकल बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि हम लोग रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग तो करते ही हैं। उस बीपी मॉनिटरिंग में अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई आ जाता है, तो उसको हमें और रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल में तो करें ही, अगर उसका बॉर्डर लाइन, जैसे हम लोग बीपी हाई होना मतलब किसी भी फीमेल का, गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर 140/90 कॉमन भाषा में करें। अगर किसी भी महिला में पहले से हिस्ट्री है या उसका बीपी पहले से हाई था, तो उसमें उसको घर पे भी या हॉस्पिटल में 140/90 से ज़्यादा मिल गया। तो उस कंडीशन में उसको तुरंत आएँ, अपने हाई बीपी के अकॉर्डिंगली जो फिर हम लोग को एडवाइस करना है, जो डॉक्टर उसको बताएँगे उसको फॉलो करें, और घर पे भी इस रेगुलर बीपी को मॉनिटर करती रहें। और कभी भी अगर ज़्यादा आता है तो तुरंत इन्फॉर्म करें, वन थिंग। तो पहली चीज़ आती है कि बीपी की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, घर पे भी एंड हॉस्पिटल में भी। और ऐसे केसेस को हम लोग थोड़ा और ज़्यादा फ्रीक्वेंट बुलाते हैं, जो नॉर्मल है, नॉर्मल हम 1 महीने में बुला रहे हैं, तो उनको हम जल्दी 15 दिन में बुलाएँगे हॉस्पिटल में, तो उनको रेगुलरली इस हिसाब से आ जाना चाहिए, तो वन थिंग। दूसरी चीज़, साथ ही जब उनका बीपी थोड़ा-सा हाई होने लगा है, तो उन कंडीशन में उसको हमें थोड़ा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जिसमें डाइट भी आती है, जैसे डायबिटीज़ में डाइट का रोल है, ऐसे हाई बीपी में भी डाइट का रोल होता है, तो उनको लो फैट, सॉल्ट कंट्रोल, सॉल्ट का ये मतलब नहीं कंट्रोल बिल्कुल वो बंद कर दे। कुछ को मिथ होता है कि सॉल्ट बिल्कुल ना खाए किसी को बीपी बढ़ने लगा, ऐसा नहीं है। वो कंट्रोल्ड मात्रा में सॉल्ट ले, ज़्यादा नहीं खाना है। बिल्कुल बंद करना that बिल्कुल means बंद leading नहीं to करना है, तो वो तो other प्रॉब्लम्स हो जाएँगी, यस, complications. अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो कंट्रोल मात्रा में वो सॉल्ट खाती रहें। लिपिड यानी कि वसा युक्त चीज़ें, घी तेल वाली चीज़ें थोड़ी कम करें। साथ ही एक्सरसाइज़, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं, लेकिन एक रेगुलर अपनी बॉडी की एक्टिविटी मेंटेन करके रखें, और अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन बनाएँ। मतलब थोड़ा-सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, तभी आगे सब चीज़ें प्रॉपर हो पाएँगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है मेडिकेशन। अब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होना है, कंट्रोल तो करना है, क्योंकि बीपी ऐसी चीज़ है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफ़ेक्ट करती है। तो उसके लिए हमें ब्लड प्रेशर की दवाएँ शुरू करनी होती हैं। कितनी बार महिलाओं में मिथ होता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाएँगे तो हमारे बच्चे पे गलत प्रभाव हुँ। पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें उन्हें काउंसल करना पड़ेगा कि जो दवाएँ हम लोग प्रेगनेंसी में देते हैं, वो प्रेग्नेंस अवस्था में बिल्कुल सेफ हैं। उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन वो सब ड्रग्स जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो सेफ है। तो उनको वो मेडिसिन, वो दवाएँ रेगुलर जब-जब बताई जाए वो लेती रहें, और साथ-साथ ब्लड प्रेशर भी अपना मॉनिटर करते रहें, और ब्लड प्रेशर जो बताएगा इससे ज़्यादा आए तो वो तुरंत रिपोर्ट करें। नेक्स्ट चीज़, मॉनिटरिंग एक पार्ट है जो मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दूसरा कि रेगुलर एक होनी मिथ्स चाहिए। होते हैं कि जैसा आपने बताया कि हुँ। बच्चे को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हाई बीपी होने से बच्चे को ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, हाई बीपी तो अपने आप में, तो वही हम कह रहे हैं ना, यस। इसमें काउंसलिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। उनको ये ज़रूर हमें बताना है कि दवाइयाँ प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपका हाई बीपी रहा तो वो बच्चे को और माँ दोनों को प्रभाव, अगर हम उनको इसके नेगेटिव बताएँगे तो वो शायद अपनी दवाइयों को रेगुलर तरीके से ले लेंगी। क्योंकि हाई बीपी होने से, मैडम ने भी डिस्कस किया था, हाई बीपी होने से बहुत बारी प्री एक्लेम्पशिया, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही सीरियस कंडीशन है, व्हिच कैन लैंड इन एक्लेम्पशिया आल्सो, जिसमें मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं, और वो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है, दोनों को प्रभावित करती है। माँ की भी जान जा सकती है, बच्चे की भी जान जा सकती है। तो इस कंडीशन में इनको दवाई की महत्व हमें बताना होगा कि दवाई लेना
बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अवेयरनेस का जो पार्ट है वो बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस के बीपी हाई है तो हम्म, उसको हमें कंट्रोल करना है, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के साथ ही उसमें दुष्प्रभाव बच्चे और माँ पर पड़ेगा और जान को भी खतरा है। खतरा हो जाता है। सफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मधुलिका शर्मा फ्रॉम स्वस्थागृह गायने क्लिनिक कंकरखेड़ा मेरठ। सो मैम अभी जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जिसमें बीपी जैसी कंडीशन डायबिटीज जैसी कंडीशंस जो डिस्कस हुआ है। अभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो प्री डिफाइंड हैं, जैसे ओबेसिटी है या आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अभी वुमेन्स जो फीमेल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब्स में समय बढ़ा हुआ है। तो ये कंडीशंस जैसे ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए मैम? देखिए तीनों ही चीजें जो आपने बोली, तीनों ही कुछ हद तक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इनको अगर हम एक एक तरह से डिस्कस करें तो सबसे पहले जैसे वजन का ज्यादा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कंसिडर करते हैं होता है प्री प्रेगनेंसी वेट। तो हमें एक्चुअली जब हम प्रेगनेंसी को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि मरीज का वजन बढ़ना चाहिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है। पर जहाँ महिलाओं में प्री प्रेगनेंसी वेट या बीएमआई ऑलरेडी हायर साइड होता है, बिफोर कंसेप्शन ज्यादा होता है, वहाँ पे कुछ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स होते ही हैं। जैसे बीएमआई हाई होने का मतलब ये है कि बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है मरीज के वजन को डिवाइड करते हैं उनकी हाइट से। तो अगर हाइट कम है, वजन ज्यादा है और हाई बीएमआई का मरीज है तो उसमें इनहेरेंटली डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहता है। इसके साथ ही हाई बीएमआई के मरीजों में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कुछ, जैसे कि प्री टर्म लेबर बहुत कॉमन होता है इस तरीके के मरीजों में। दूसरा, जैसे हमने बोला कि बीपी या शुगर बढ़ा रहने की संभावना ज्यादा होती है ओबीज पेशेंट्स में, तो इन पेशेंट्स में समय से पहले डिलीवरी होने का रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहता है। इन मरीजों में ऐसा पाया जाता है कि जैसे हम लोग 7वें 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे को ब्लड फ्लो जो हम डॉपलर के माध्यम से मेजर करते हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, प्लेसेंटा जल्दी मेच्योर होने लगता है और लो बर्थ वेट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन दिस पेशेंट्स। तो हमारे पास हम इस तरीके की जो समस्या है उसको दो तरीके से काउंटर कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर अवेयरनेस हो तो मरीज कई बार हमारे पास पहले से आता है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए कि मैडम हम अब बच्चा प्लान कर रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम बेसलाइन कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती है जैसे थायराइड वगैरह, वो हम पहले से कराते हैं कि थायराइड ठीक होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए इससे पहले कि मरीज कंसीव करे। साथ में हम फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। तो जहाँ पे पेशेंट को ऑलरेडी वजन ज्यादा है हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप वजन घटाएं बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी, क्योंकि जिस वेट से आप स्टार्ट करोगे प्रेगनेंसी, दैट इज योर प्री प्रेगनेंसी वेट, विल कंट्रीब्यूट टू पेरिनेटल आउटकम। जो आपका फाइनल डिलीवरी के बाद स्थिति होगी उसमें आपका प्री प्रेगनेंसी वेट काफी हद तक तो कंट्रीब्यूट ओबेस करेगा। पेशेंट में अगर बात करें हम तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट प्लान द हेल्दी प्रेगनेंसी। दे कैन डेफिनेटली प्लान अ हेल्दी प्रेगनेंसी, पर उस केस में मान लीजिए जैसे हम अभी प्री प्रेगनेंसी कह रहे हैं कि वजन हमें कंट्रोल करना चाहिए, पर मान लीजिए कोई ओबेज है और कंसीव कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा एडवाइस जो होता है वो उनको डाइट से रिलेटेड भी होता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड भी होता है, और तीसरा जो हाई रिस्क हमें पहले से पता है उनके हिसाब से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि इस मरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ने की आगे संभावना है तो हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे इकोस्प्रिन हम पहले से स्टार्ट करके रखते हैं ताकि मरीज का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता भी है तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये दवाई हम पहले से दे रहे हैं, इंडिकेटेड है, तो बीपी बढ़ेगा, हो सकता है बढ़े, बट अगर 7वें महीने में बढ़ता तो उसकी जगह 8वें महीने में बढ़ेगा। तो जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस समय पे डिलीवरी प्लान करना या चीजों को मैनेज करना इजी हो जाता है। दूसरा, हम इसके साथ डाइटरी एडवाइस मरीज को दे सकते हैं जहाँ पे हम उनको हेल्दी वेट गेन के बारे में समझा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइटरी रेस्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं है पर डाइटरी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। फैट कम लिया जाए, प्रोटीन ज्यादा लिया जाए, इसके अलावा सप्लीमेंट्स जो आयरन, कैल्शियम या मल्टीविटामिन है वो ज्यादा लिए जाए ताकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो, बट प्रॉपर जितना वेट गेन
हमें एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा ना, क्योंकि जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार ज्यादा खाने की टेंडेंसी भी होती है। तो ये सारी बातें जो हम अभी कर रहे हैं दैट आर वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो थ्रेटन अबॉर्शन या प्रीटर्म अबॉर्शन जैसे जो केसेस हैं जो हाई रिस्क की वजह से होते हैं वो कम हो। लेकिन अभी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि टायर 3 टायर 4 जो लोकेशंस हैं वहाँ पे अवेयरनेस का बहुत इशू होता है कि पेशेंट्स को घर में ही रखना है, जो पुराने नुस्खे हैं उन्हीं से इलाज करना है। तो ऐसा क्या करें कि वहाँ तक ये बातें पहुँचें और वो लोग हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर सकें? देखिए, अब सरकारी अस्पताल अवेलेबल है टायर 3 टायर 4 सिटीज में भी। एक जो मरीजों के अंदर डर होता है हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे, उसको थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सब जगह स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप जाके डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको सलाह अच्छी मिलेगी। अवेयरनेस इस चीज के बारे में होनी चाहिए। कई बार हमारे यहाँ जो बहुत बैकवर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे ये रहता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही क्या है। वहाँ पे हमारा जो मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो काफी हेल्प करता है। बाकी गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज भी हैं जो मरीजों को घर से अस्पताल तक पहुंचाती है। बाकी इसमें हमारे यहाँ आशा वर्कर्स का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि आशा वर्कर ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन्ड महिलाएं होती हैं और वो उसी सोसाइटी से आती हैं जहाँ उनको काम करना है। तो वो लोग जैसे टिटनेस के टीके के बारे में पहले बड़ी परेशानी रहती थी, अब आशा वर्कर्स उसको वहीं का वहीं करते हैं, बच्चों के टीके भी लगाते हैं। आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स उनको घर पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ है उनको भी हमें ट्रेन करना होगा और उनको समझाना होगा कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। जैसे अगर हम उनको एक ऑटोमेटिक बीपी मशीन दे दें, उनको एक क्राइटेरिया बता दें कि इससे ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है, तो मरीज को आपको ये समझाना है कि भाई अब आपको बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा, सरकारी में जाए, प्राइवेट में जाए, जहाँ भी जाए, बट आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने की दिखाना आवश्यकता है। जहाँ आपको ये चीज एनकाउंटर हो रही है कि आपको लगता है मरीज प्रेग्नेंट है, वजन ज्यादा है, या पहले बीपी की समस्या रही है, पिछली प्रेगनेंसी में शुगर की समस्या रही है। कई बार क्या होता है, गांव देहात में जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज आप कह रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है जी सब कुछ ठीक चलता है, 8वें 9वें महीने में बच्चे की धड़कन चली जाती है। इस तरीके के मरीज की अगर हिस्ट्री है, वो घर परिवार और अड़ोस पड़ोस सबको पता होता है। वहां पे हमारा ग्राउंड लेवल का स्टाफ अगर ये स्क्रीन कर पाए कि हाँ इस मरीज को इस तरीके की समस्या पहले आई है, उसको स्पेशलिस्ट को अगर दिखाया जाए, तो बहुत सारी चीजें हम रूल आउट कर सकते हैं। इस तरीके की हिस्ट्री बीपी के मरीजों में भी मिलती है, 8 मंथ 9 मंथ में जाके सडन आईओडी हो जाता है, शुगर के मरीजों में भी होता है। तो वहाँ पे हम चीजों को स्क्रीन भी कर सकते हैं। एक एप्ला सिंड्रोम होता है, वहाँ भी इस तरीके की समस्या होती है, जहाँ मरीज के खून की जांच हो जाए तो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। एक तो ज़रूरी है सबसे पहले कि घर से निकलें डॉक्टर के पास जाएँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर टायर 4 है तो हमें शहर ही जाना है, हम अपने सरकारी अस्पताल में बिल्कुल। उसको दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर्स कितना सिंपल लैंग्वेज में, कितना सिंपल भाषा में आज आपने जो ये टॉपिक हमारे ऑडियंस को समझा है, आई बिलीव कि इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है और वो अपनी प्रेगनेंसी को स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस में प्लान करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हम अभी के लिए धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अर्चना का। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर अरुणा, थैंक यू डॉक्टर मधुलिका। थैंक मिलते हैं यू। आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।